गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम पीटी 365 जो कि विजन आईएएस की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इस इन्वायरमेंट का पार्ट 13 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। पहला टॉपिक जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वो है रामसर साइट्स का। तो आज जानते हैं कि न्यूज़ में क्यों रहा। बहुत ही आम वजह से ये न्यूज़ में रहा। आसानी से समझिए कि कुछ 5 ऐसी वेटलैंड्स थी हमारे देश के अंदर 2020 में, उनको इस रामसार कन्वेंशन के द्वारा रिकॉग्नाइज करी गई जो साइट्स होती हैं उनके अंदर ऐड करा गया। तो मतलब सीधी बात है कि रामसार साइट्स में 5 और वेटलैंड्स को हमारे देश भारत के अंदर से ऐड कर दिया गया है। तो इस वजह से ये न्यूज़ में रहा है। तो जानते हैं कि रामसार कन्वेंशन क्या है जिसमें ऐड कर दिया गया है। देखिए, रामसार समझ के इंडिया का मत समझिएगा कि राम लिखा है तो इंडिया का है। तो ये इंडिया का नहीं है, ये ईरान में एक जगह है। और ये रामसार कन्वेंशन क्या है? रामसार कन्वेंशन एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि रामसार जो जगह ईरान के अंदर है वहां पे साइन करी गई थी। कब साइन करी गई थी? 1971 में। ठीक है। किस लिए साइन करी गई थी? साइन करी गई थी ताकि जो जो ये वेटलैंड्स होती हैं ना, कुछ सिलेक्टेड वेटलैंड्स, उनका इकोलॉजिकल कैरेक्टर जो है वो प्रिजर्व करा जा सके, उस पर कुछ काम करें ताकि प्रिजर्वेशन हो सके। और पूरे वर्ल्ड में ऐसी साइट्स बाद में घोषित करी जाती हैं इन्हीं के द्वारा। इतनी बात समझ में आई? अब बात आती है कि क्या हमारा देश इंडिया इस कन्वेंशन का पार्टी है? तो जी हाँ, बिल्कुल है, तभी तो यहाँ पे इतनी साइट्स रिकॉग्नाइज करी गई हैं। एम क्या होता है इसको वेटलैंड्स वगैरह को रिकॉग्नाइज करके? देखिए, एम ये होता है कि जो पूरे ही वर्ल्ड में वेटलैंड्स हैं उनको यहाँ पे कंजर्व करेंगे। कंजर्वेशन उनका होगा, किस तरीके से होगा? वहाँ पे जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वहाँ का होगा, ताकि देखो यहाँ पे सस्टेनेबल ह्यूमन लाइफ बन सके, आगे के लिए भी चीज़ें बढ़िया रह सके, और वहाँ बिल्कुल जो वेटलैंड्स बहुत बुरी हालत में होती हैं वहाँ पे कंजर्वेशन भी हो सके। अब देखिए, जो वेटलैंड्स डिक्लेयर कर दी जाती है रामसर साइट्स के तौर पे, ये प्रोटेक्ट करी जाती हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है फॉर द कन्वेंशन। जो एक कन्वेंशन की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस के हिसाब से फिर उन वेटलैंड्स को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है। अब देखिए, रामसर साइट्स को इंक्लूड करा गया लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में। ठीक है, रामसर साइट्स को जो है इंक्लूड करा जाता है इन लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की। पूरे वर्ल्ड की जितनी भी वेटलैंड्स हैं जिनको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की हैं, उनका नाम समझ लीजिए इस रामसर साइट्स में इंक्लूड करा जाता है। अब एक बार इसके अंदर नाम आ गया लिस्ट के अंदर, तो सरकार क्या करती है? कुछ कदम उठाती है, ज़रूरी कदम उठाती है इस बात को इंश्योर कराने के लिए कि वहाँ पे जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर है, जो वहाँ इकोलॉजी है उस पर्टिकुलर साइट की, वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो सके। समझ में आ गई? अब आप कहेंगे कि मैम हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया जो है रामसर साइट का कहाँ पे? लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है हमारे देश के अंदर बाय द टर्म ऑफ एरिया, एरिया के टर्म्स में? तो ये है भाई साहब सुंदरबन वेटलैंड, जो कि हमारा वेस्ट बंगाल के अंदर है। ये जो है ये लार्जेस्ट एरिया है, मतलब लार्जेस्ट रामसर साइट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। अब आप कहेंगे आपने लार्जेस्ट तो बता दी, अब जरा हमको स्मॉलेस्ट रामसर बताइए, रामसर साइट बताइए इन टर्म्स ऑफ एरिया हमारे भारत के अंदर। तो वो जो रेणुका रेणुका वेटलैंड है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो है स्मॉलेस्ट रामसर साइट बाय एरिया इन इंडिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब देखिए, कुछ आपको यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ। आप इस जो इंडिया का मैप बना हुआ है उसे देखेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर जाएंगे। हालांकि पुरानी वाली जो साइट्स की शॉर्ट की ट्रिक थी वो मैंने अपने शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियो में डाल दी है। बहुत मज़ेदार है, बहुत लोग को पसंद आती है, एक बार में याद हो जाती है। बाकी की 5 वाली जो नई बनाऊंगी, मैं सोच रही हूँ बढ़िया बनाने के लिए, तो मैं फिर से अपडेट कर दूंगी। फिलहाल पुरानी वाली तो आप तब तक याद करिए करिए। तो देखिए, यहाँ पे रामसर वेटलैंड साइट्स इंडिया के अंदर सबसे पहले देखिए कोलेरू लेक, कोलेरू लेक। ठीक है, ये है सब यहाँ पे पॉइंट आउट करा गया है, हर चीज़ में हर जगह पे हर एक मार्क बनाया गया है। देखिए, कोलेरू लेक, फिर उसके बाद दीपर बील, उसके बाद नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, उसके साथ पोंग डैम लेक है, रेणुका वेटलैंड है, चंद्र ताल वेटलैंड है, वुलार लेक है, सोमरिरी है, होकेरा वेटलैंड है, उसके साथ सुरीन सार मनसार है, अष्टमुड़ी है, उसके बाद यहाँ पे शशतम कोटा है, उसके साथ वेम्बनाथ कोल वेटलैंड है, भोज है,
लोकटक है, चिल्का है, भीतर कनिका मैंग्रोव्स है, उसके साथ हरिका लेक है, कंजली है, रोपर है, सांभर है, क्योलादो है, पॉइंट कैलिमर है, उसके साथ यहाँ पे रुद्र सागर है, अपर गंगा है, ईस्ट कोलकाता है, सुंदरबन है, नंदुर माधमेश्वर है, उसके साथ यहाँ पे केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व आता है, फिर बियास कंजर्वेशन रिजर्व आता है, उसके साथ नंगाल है, नवाबगंज है, पार्वती है, समन है, उसके साथ यहाँ पे समसपुर है, संधी है, सरसोई है, आसान है, और उसके साथ कबर तल है, और सुर है, सुर सरोवर है पूरा कहते हैं इसको, लुनौर है, और सोकर वेटलैंड है। तो इतनी सारी कुछ वेटलैंड्स हैं जो हमारी टोटल इंडिया के अंदर पाई जाती हैं और इस कन्वेंशन के अंदर। तो अब बस रामसर साइट्स समझ गए, रामसर वेटलैंड समझ गए साइट्स इंडिया के अंदर। इनमें से शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो देख लीजिएगा, अपडेटेड नहीं है, अपडेटेड मैं एक बार बना के बहुत अच्छे से बनाना चाहती हूँ तो बनाऊंगी, और बाकी जितनी पुरानी वाली थी वो बिल्कुल अच्छे से उसके अंदर है, तो आपको कम से कम उतनी तो याद हो ही जाएंगी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या 9 क्राइटेरिया होते हैं अगर किसी वेटलैंड को वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए बनना है, तो है ना, ऐसी वेटलैंड जो वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बनना चाहती हैं उनके लिए कुछ 9 क्राइटेरिया होते हैं। आइए समझते हैं। पहला क्राइटेरिया कहता है कि इसके अंदर कुछ रेयर या यूनिक एग्जाम्पल होना चाहिए, मतलब नेचुरल या नियर नेचुरल वेटलैंड टाइप जो किसी एक अप्रोप्रिएट बायो जियोग्राफिक रीजन के अंदर आती हो, है ना, उसके अंदर कुछ रेयर या यूनिक एग्जाम्पल हो ये इस चीज़ का, समझे, नेचुरल या नियर नेचुरल वेटलैंड का। फिर जो है वो सेकेंड क्राइटेरिया ये होता है कि ये जो पर्टिकुलर साइट है वो किसी वल्नरेबल, इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज हो या कोई थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटी हो, वो उसके अंदर आती हो, ठीक है, वो उसको सपोर्ट करती हो। तीसरा क्राइटेरिया होता है कि ऐसी पॉपुलेशन प्लांट की या एनिमल की स्पीशी की इसके अंदर हो जो इम्पॉर्टेंट होते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए उस पर्टिकुलर बायोग्राफिक रीजन के, ठीक है। तो ये एक तीसरा क्राइटेरिया होता है कि मतलब मान लीजिए ऐसा कोई प्लांट है या ऐसा कोई एनिमल है जो बहुत ज़रूरी है उस पर्टिकुलर एरिया की जो उस बायो जियोग्राफिक रीजन है उसकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, तो ये ऐसे पॉपुलेशन को सपोर्ट करती हो वो साइट। चौथी बात कि ये किसी प्लांट या एनिमल स्पीशी को सपोर्ट करती हो जो कि क्रिटिकल स्टेज में हो अपनी लाइफ साइकिल के, है ना, एंड ये मतलब वहाँ वहाँ रहता हो, है ना, अपनी एडवर्स कंडीशन में उस जगह पे रहता हो ये, तो ऐसा कुछ अगर वो सपोर्ट करती है। या पांचवा क्राइटेरिया होता है कि रेगुलरली सपोर्ट करे 20,000 या उससे ज़्यादा वाटर बर्ड्स वहाँ पे हों, समझे। छठा क्राइटेरिया है कि करीब 1% इंडिविजुअल पॉपुलेशन किसी एक स्पीशी की या सब स्पीशी की वाटर बर्ड की अगर वहाँ पे है तो मतलब वो भी इसके अंदर आएगी। उसके साथ सातवां क्राइटेरिया होता है कि कोई इंपॉर्टेंट प्रोपोर्शन किसी इंडिजीनियस फिश की सब स्पीशी का जो है वो सपोर्ट करती हो या स्पीशी या फैमिलीज सपोर्ट करती हो, लाइफ हिस्ट्री स्टेजेस हो गया, स्पीशीज इंटरेक्शन हो गया, पॉपुलेशन जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वेटलैंड के बेनिफिट के लिए या वैल्यू के लिए, या वो कंट्रीब्यूट करती हूँ किसी ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, तो ये सारा का सारा अगर सपोर्ट करती है तो ऐसी भी साइट उसके अंदर आएगी। या तो जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हो फूड का फिशेस के लिए, या तो इस एरिया में आती हों एग्स वगैरह देने, या नर्सरी या माइग्रेशन पाथ हो, यहाँ से हो के निकलती हूँ जिसमें फिश स्टॉक, या तो फिर वेटलैंड के आसपास या फिर कहीं और जा रही हूँ, डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है कि स्पेसिफिक क्राइटेरिया बेस क्या है वो दूसरे फैमिली से रिलेटेड। खैर, और नाइन्थ और लास्ट क्राइटेरिया ये होता है कि करीब ये 1% जो इंडिविजुअल्स की होती है पॉपुलेशन किसी एक स्पीशी की या सब स्पीशी की वेटलैंड की सपोर्ट करता हो, ये वेटलैंड डिपेंडेंट जो नॉन एवियन एनिमल स्पीशी होते हैं ना, जो बर्ड से रिलेटेड नहीं होते, है ना, उनको ये सपोर्ट करता हो। तो ये कुछ 9 क्राइटेरिया जिसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कि भाई डिटेल्स के बारे में कुछ देखेंगे, कुछ नई जो साइट्स हैं उनकी डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए राइट साइड वाले चार्ट में सब कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले है भाई आसान
कंजर्वेशन रिजर्व ACR, ये कहाँ पे है? देखिए उत्तराखंड में कुछ इस जगह पे देखने को मिलेगा। ये रिवर यमुना के बैंक्स में है, देहरादून जो डिस्ट्रिक्ट है उसके पास, इन दी गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड। दूसरा देखें तो स्पीशीज जो कि आपका इस साइट के अंदर देखने को मिलती हैं वो वाइट रम्प्ड वल्चर है, रूडी शेल्डक है, रेड हेडेड वल्चर है, बेयर्स पोचर्ड है, क्रेस्टेड पोचर्ड है, उसके साथ पुटीटर माशीर वगैरह है। तो ये सारी के सारी स्पीशीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट बात करेंगे वो है कबरताल वेटलैंड। ठीक है, कबरताल वेटलैंड है, कहाँ पे है? यहाँ पे देख लीजिए आप, ये देखिए यहाँ पे है, बिहार के अंदर दिख रही है आपको कबरताल। अब देखो इसको कन्वर झील भी कहते हैं। वेटलैंड के अंदर एरिया करीब 2620 हेक्टेयर्स का है, इंडो गैंजेटिक प्लेन का, नॉर्दर्न बिहार की स्टेट में। वेटलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है, ये स्टॉप पे रुकते हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पे ऐसा एरिया है जो कि यूरेशिया और आर्टिक और इंडियन ओशंस और साथ में उसके आसपास के आइलैंड चेन्स के बीच का एरिया है, तो यहाँ पे अक्सर बर्ड्स वगैरह आके रुकती हैं। अब देखिए 5 कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 3 तो वल्चर्स हैं, एक रेड हेडेड वल्चर है, एक वाइट रम्ड वल्चर है और तीसरी इंडियन वल्चर है। और इसमें से 2 जो हैं वो वाटर बर्ड्स हैं, एक सोबिल लैपविंग है और एक बेयर्स पोचर्ड है। और कुछ अगर मेजर थ्रेट देखें इस साइट को तो खतरा क्या है? वाटर मैनेजमेंट एक्टिविटी जैसे कि ड्रेनेज, वाटर एब्स्ट्रैक्शन, डैमिंग और कैनलाइजेशन यहाँ पे बड़ा होता है। समझे, पानी वानी निकालने की बड़ी यहाँ पे चीज़ें होती हैं। तीसरी है लुनार लेक। अब देखो भाई ये कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर कुछ इस जगह पे, और ये आपको डेक्कन प्लेटू में मिलेगी। इसके ये जो है वो मतलब क्लोज्ड है, क्लोज्ड बेसिन है ना। ये मीटियोराइट इम्पैक्ट से बना है, मीटियोर से बना है इनटू द बसाल्ट बेडलॉक। अब साथ में देखो साइट के अंदर लेक भी है और एस्कार्पमेंट भी है, जिसकी वजह से क्रेटर वॉल बनाते हैं एंड फॉरेस्टेड जोन बनाते हैं। क्रेटर वॉल ऐसे जानते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाते हैं और कुछ फॉरेस्टेड जोन्स बनाते हैं। अब देखो लेक के अंदर काफ़ी सॉल्ट है और एल्कलिनिटी और ये आपका सैलिनिटी दोनों ही बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे आउटफ्लो है, नहीं निकल पाता, नहीं तो इसकी वजह से क्या होता है, मिनरल्स एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे जैसे लेक का पानी इवेपोरेट होता है तो अब निकल पा नहीं रहा है, क्लोज्ड है, तो ये एक ही जगह पे मिनरल्स रुक गए। अब देखो स्पीशीज यहाँ पे जो है वो है एशियन वुली नेक, एक है कॉमन पोचर्ड, तीसरी है ग्रे वुल्फ वगैरह। अब मेजर थ्रेट्स क्या हैं साइट्स को? खतरा है हाउस होल्ड सीवेज और अर्बन वेस्ट वाटर का, साथ में अनसस्टेनेबल टूरिज्म का बहुत खतरा है। आखिरी में रिसेंटली देखें तो वाटर ऑफ लेक, जो पानी था इस लेक का वो पिंक कलर का हो गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सॉल्ट लविंग हेलोआर्किया माइक्रोब्स जमा हो गए थे, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन हो गया था। कितनी चीज़ें तो ऐसी हैं जो हम लोग समझ ही ना पाए अगर यूपीएससी ना कर रहे हो तो। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट साइट की, जिसका नाम है सूर सरोवर। ये देखो भाई ये उत्तर प्रदेश की है, कुछ इस जगह पे मिल जाएगी आपको। सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी भी है काफ़ी फेमस। देखिए इसको हम लोग कीथम लेक के नाम से भी जानते हैं। ये ह्यूमन मेड रिजर्वॉयर है। स्टार्टिंग में इसको बनाया गया था पानी वगैरह देने के लिए, आगरा जो सिटी है उसको गर्मियों के टाइम पे, और वेटलैंड जल्द ही इंपॉर्टेंट और रिच इकोसिस्टम बन गई। अब साइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बर्ड स्पीशीज़ के लिए जो आपकी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से होकर आती हैं, और करीब यहाँ पे देखें तो करीब 30,000 वाटर बर्ड्स, जिनको हम लोग देखते हैं कि ये जो है विजिट करती हैं रिजर्वायर में हर एक साल एनुअली, मतलब इसको भी लिस्ट करा गया है इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया के तौर पे। उसके बाद देखिए स्पीशीज जो कि इस साइट में हैं, इनहैबिट करते हैं, वो ग्रेटर स्पॉटेड ईगल हो गया, सेगस क्रेन हो गया, कैट फिश हो गया, ये सब यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। खतरा क्या है इस साइट को? मेजर थ्रेट्स क्या हैं? देखिए अनसस्टेनेबल टूरिज्म है, उसके साथ इन्वेसिव स्पीशीज बाहर से आके मार डालते हैं स्पीशीज, कुछ हाउस होल्ड सीवेज, अर्बन वेस्ट वाटर। या हाउस होल्ड सीवेज को तो सुन सुन के पक गए, दिमाग ही खराब हो गया, पता नहीं लोग कब सुधरेंगे। खैर उसके बाद बात करेंगे हम सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स के बारे में। ये आपको लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है वहां पे मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पे इसकी पिक्चर ये बनी हुई है, इस जगह पे पिक्चर क्या मतलब ये एरिया यहाँ पे है। अब देखिए ये एक हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड है, काफ़ी ऊपर हो गया ना, और अगर आप कहो तो भाई 4500 मीटर के ऊपर ही पाते हैं सी लेवल के। तो
अब कहाँ पे है ये चांगथांग रीजन जो लद्दाख का है, वहाँ देखने को मिलता है। कॉम्प्लेक्स अगर देखें तो भाई 2 कनेक्टेड लेक्स हैं इसके अंदर, एक फ्रेश वाटर स्टार्ट सपुक सो और लार्जर वाली हाइपर सेलिन सोकर, ठीक है। अब ये है 2 लेक्स, और जो नाम है सोकर वो रिफर करता है वाइट सॉल्ट एफ्लोरेसेंस का। ये जो ऐसा है ये मार्जिन पे है लेक की, जिसकी वजह से इवेपोरेशन हो जाता है, सलीन वाटर का जो ये पानी है ये इवेपोरेट कर जाता है। और लोकल क्लाइमेट एरिड है, आप जानते हैं सूखी ही है लद्दाख तो भाई। और ग्लेशियर मेल्ट ओवर ये प्राइमरी वाटर सोर्स है इस लेक का, कि अगर जो है लोकल क्लाइमेट तो बड़ी सूखी रहती है। देखिए अब ग्लेशियर जो पिघल पिघल के आते हैं वही इस लेक्स में जो पानी जमा करते हैं वो करते हैं। साइट जो है वो इम्पोर्टेंट स्टॉप ओवर है, मतलब यहाँ पे जो है माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं जो कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से होकर जाती हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग एरिया है इंडिया के अंदर ब्लैक नेक्ड क्रेन के लिए, ठीक है। उसके साथ सोकर बेसिन ये A1 कैटेगरी का इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के हिसाब से, और एक काफ़ी की स्टेजिंग साइट है सेंट्रल फ्लाईवे, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के लिए। मतलब यहाँ पे जो जाती हैं बर्ड्स वो यहाँ रुकती ज़रूर है। A1 कैटेगरी जानते हैं क्या? A1 कैटेगरी ये ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीशीज़ के लिए जो है, दूसरी कैटेगरीज भी होती हैं इसी की तरह, जैसे A2 होती है रिस्ट्रिक्टेड रेंज स्पीशी के लिए, A3 होती है बायोम रिस्ट्रिक्टेड स्पीशी के लिए, A4 होती है जो कॉन्ग्रीगेशंस मतलब करीब 21% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है 1 और मोर स्पीशी की उसके अंदर होती है। अब कौन कौन सी स्पीशीज इस साइट के अंदर आपको देखने को मिलेंगी? इंडेंजर्ड सेकर फाल्कन है, एशियाटिक वाइल्ड डॉग है, और साथ में थोल और वल्नरेबल स्नो लेपर्ड आपको यहाँ को देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है सूखना लेक डिक्लेयर एज वेटलैंड। तो हुआ क्या है, न्यूज़ क्यों आई है? खबर ये है कि चंडीगढ़ वेटलैंड अथॉरिटी ने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से डिक्लेयर कर दिया सूखना लेक को एक वेटलैंड के तौर पे। और किसके अंडर किया है ये? वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017, मतलब वेटलैंड जो रूल्स हैं उनके अंदर इसको सूखना लेक डिक्लेयर कर दिया गया। अब बात जानते हैं न्यूज़ के बारे में कुछ और। देखिए जो लिस्ट है वेटलैंड की पूरे इंडिया के अंदर ये डेवलप करी जाती है, बेस्ड होती है वेटलैंड डेफिनेशन ऑफ रामसार कन्वेंशन, जिसे इंडिया ने रेटिफाई करा है ना, अप्रूव करा है। तो वेटलैंड किस हिसाब से करते हैं, जो जो हमारे यहाँ हमारे देश के अंदर जो वेटलैंड की लिस्ट बनाते हैं, ये वेटलैंड की जो डेफिनेशन दी गई है रामसार कन्वेंशन के अंदर उसी हिसाब से बनाते हैं। और वेटलैंड रूल 2017 के जो है वो नोटिफाई करे गए थे अंडर द प्रोविजंस ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर, ताकि पूरे ही कंट्री की वेटलैंड को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब वेटलैंड कौन कौन नोटिफाई कर सकता है? देखिए जैसा कि आपने अभी देखा कि यहाँ पे तो स्टेट ने करी है तो स्टेट कर सकती है, उसके साथ सेंटर भी कर सकती है, स्टेट करेगी तो सेंटर कैसे नहीं करेगी, और साथ में यूनियन टेरिटरी भी कर सकती है। तो ये तीनों लोग वेटलैंड को नोटिफाई कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, स्टेट या यूटीज को पावर भी होती है कि ध्यान रखें और प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ जो भी हैं उस वेटलैंड के अंदर जो रोक लगी है जिन एक्टिविटीज़ पे, उस पर ध्यान रखें कि वो एक्टिविटीज़ तो वहाँ नहीं हो रही हैं। अब बात आती है बड़ा ही फेमस, चलिए मुद्दे की बात करें। सूखना लेक क्या है? ये एक मैन मेड लेक है जो कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है ना। इसे बनाया गया था 1958 में बच्चों, और ये फुट हिल जो शिवालिक हिल्स का है ना वहाँ पे लोकेटेड है। और इस तरह से बनाई गई थी ताकि जो रन ऑफ वाटर होता है हिल्स से आता है उसे यहाँ पे कलेक्ट कर सके। पहले लेक को जो है वो लिविंग एंटिटी या लीगल पर्सन के तौर पे भी डिक्लेयर करा गया था, समझे। अब यहाँ देख लीजिए क्या एक्टिविटीज़ जो मैंने आपको बताया ना, वेटलैंड के अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ है जिन पर रोक लगाई जाती है, प्रोहिबिटेड होती है। पहली चीज़ तो आप वहाँ माइनिंग नहीं कर सकते, कमर्शियल माइनिंग नहीं कर सकते कि निकाल के बेच रहे हो सामान, इंडस्ट्रीज़ नहीं लगा सकते, लार्ज स्केल कमर्शियल लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री फार्म नहीं लगा सकते, कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो। बोर्ड जटीज अलग की बात है, 50 मीटर तक आप परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो। फिश वगैरह माइग्रेटरी बर्ड्स पब्लिक के द्वारा ये सब खिलाया पिलाया नहीं जा सकता, ये लो ऑल ऑल और ले दाना दे दाना दे दाना, ये सब नहीं होगा। सॉलिड वेस्ट डंपिंग नहीं होगी वहाँ पे। कोई अनट्रीटेड वेस्ट जो आपका इंडस्ट्रीज से निकलता है, सिटीज से, टाउन से, विलेजेस से, ह्यूमन सेटलमेंट से, कुछ नहीं डालोगे इसके अंदर। पोचिंग एक्सेप्ट एंजलिंग विद द ड्यू परमिशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट, अलग की बात है। यूज ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स, कुछ नहीं करोगे ये सब, ठीक है। पूरी बात करिए अपन ने, आगे बढ़ेंगे।
बात करेंगे अब यहाँ पे मैंग्रोव इकोसिस्टम के बारे में। जानते हैं सबसे पहले खबरों में क्यों बना हुआ है? देखिए वजह ये है कि गाइडलाइंस मैंग्रोव इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन के लिए रिलीज करी गई। फिर समझो, गाइडलाइंस को रिलीज करा गया है मैंग्रोव इकोसिस्टम को रीस्टोर करने के लिए वेस्टर्न इंडियन ओशन में। जानते हैं कुछ न्यूज़ के बारे में बात, लेकिन उसके पहले मैंग्रोव समझते हैं क्या होते हैं। देखिए मैंग्रोव्स एक डाइवर्स ग्रुप है, ये सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट कम्युनिटी के होते हैं। आप जानते हैं सारे सुंदरबंस में मैंग्रोव्स ही मैंग्रोव्स हैं, ठीक है। तो इनकी जो ये होते हैं ना, ये सॉल्ट टॉलरेंट होती हैं। इनकी जो क्या कहते हैं जड़ें होती हैं। तो देखिए सॉल्ट टॉलरेंट है मतलब इनको सॉल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मरेंगे नहीं है। ऐसी कम्युनिटी है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इंटेरियर रीजन्स में पूरे वर्ल्ड की मिलती हैं, और ये ज़्यादातर लैटिट्यूड 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 38 डिग्री साउथ के बीच में देखने को मिलते हैं। इनको टाइडल फॉरेस्ट भी कहा जाता है, और ये बिलोंग करते हैं कैटेगरी से ट्रॉपिकल वेटलैंड रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। और उसके साथ इनके अंदर बहुत ही अलग अलग तरह के साइकोलॉजिकल और कह सकते हो फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन होते हैं। मतलब अलग स्ट्रक्चर में, अलग तरीके से, अलग जो है एटमॉस्फेयर में, अलग चीज़ों में रह सकते हैं। जैसे कि मान लो ऑक्सीजन कम है, रह लेंगे। सॉल्ट का लेवल बहुत हाई है वाटर में, रह लेंगे। ठीक है, बार बार वेव्स आ रही है, फ्लड आ रही है, मजबूत रखते हैं अपने आप को। ठीक है, इनकी लीव्स जो होती हैं ना, वो सक्यूलेंट लीव्स होती हैं, मतलब यहाँ पानी वगैरह को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। उसके संकन स्टोमेटा होता है, ये देखो पानी के अंदर चला गया है, कोई दिक्कत नहीं है इसका। उसके साथ यहाँ पे एरियल ब्रीदिंग रूट्स हैं कि मतलब यहाँ पे जो है वो हवा में ही सांस ले लेंगे। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? न्यूमैटोफोर्स। काफ़ी लोग इसका सवाल पूछ लेते हैं। उसके बाद विविपेरी की बात करें तो देखिए कुछ इस तरीके से ऊपर से लेके नीचे तरफ सॉइल की तरफ ऐसे लटकी होती हैं, ये इस तरह से होती हैं। इनकी जो है स्टिल्ट रूट्स होती हैं, साथ में स्टिल्ट रूट्स होती हैं, ये ऐसे 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 करती हुई ऊपर से नीचे की तरफ आई हुई, फैली हुई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। इसका मतलब भी सेम होता है। अच्छा, विविपेरी का मतलब क्या होता है जानते हैं? विविपेरी का मतलब होता है जब जिनका जो आप कह लो सीडलिंग्स वगैरह प्लांट में रहते ही रहते उगाएं, तो इनको ये कहते हैं विविपेरी। मतलब अभी आपने वो देखा है कभी, टमाटो होता है ना, टमाटो के अंदर देखिए एकदम से ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 अंदर ही से ही अगर आप काटोगे तो छोटे छोटे जो सीड्स होते हैं वो उगाते हैं अंदर ही पहले ही, ऐसा भी होता है। तो ये इसका मतलब होता है। स्टिल रूट्स का मतलब बता दिया मैंने कि इस तरीके से फैली हुई होती हैं, इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ आई हुई। अब देखिए कुछ तरह के मैंग्रोव जो इंडिया में देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के अंदर हम मैंग्रोव्स पाते हैं, तो ऐसा नहीं है। डेल्टाइक मैंग्रोव जो है वो ईस्ट कोस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ बैक वाटर एस्चुरियन टाइप जो है वो वेस्ट कोस्ट में देखने को मिलते हैं। उसके साथ इंसुलर टाइप जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में देखने को मिलते हैं। तो ये बात अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि आप तो हाई लेवल की पढ़ाई कर रहे हो। अब इंपॉर्टेंस देखिए क्या होती है इन मैंग्रोव्स की। पहली इंपॉर्टेंस तो ये होती है ब्रीडिंग, फीडिंग और नर्सरी ग्राउंड। ज़्यादातर कमर्शियल फिशेस के लिए और क्रस्टेशियंस के लिए ये यहाँ ब्रीडिंग होती है इनकी, खाना वाना फीडिंग होती है, नर्सरी ग्राउंड यही है, यहाँ से उठा के इनको बेचा जाता है इन फिशेस को। दूसरा, प्रोटीन है इस कोस्ट लाइन के लिए भाई। इससे क्या होता है, डिजास्टर वगैरह कम होते हैं। क्यों? साइक्लोन सुनामी सब कम होते हैं, जड़े बड़े हैं, इसी में लड़ के भाड़ से किनारे हो गए। समझ रहे हो आप? उसके साथ सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। जैसे भाई न्यूट्रिएंट साइकिल बराबर सपोर्ट करता है। इनको वुड के तौर पे यूज़ करते हैं, फ्यूल के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, फिश ट्रैप्स के लिए इनकी वुड अच्छी होती है। साथ में इनको ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ करा जाता है। मलेरिया, डायरिया, स्नेक बाइट सबको जो है वो डील करने के लिए, डील क्या मतलब ट्रीट करने के लिए। साथ में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी स्टोर करते हैं दूसरे फॉरेस्ट के कंपैरिजन में। तो ये कुछ इनके बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदे हैं। और की ड्राइवर्स क्या है इस मैंग्रोव का लॉस क्यों हो रहा है? भाई देखो, राइस, श्रिम्प, ऑयल पाम का कल्टीवेशन, भाई बिल्कुल ह्यूमंस तो पीछे पड़ गए चीज़ों के। शोर लाइन का इरोजन होना, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होना, यूट्रोफिकेशन, कोस्टल डेवलपमेंट, ये सारी वजहें हैं जो बेचारे मैंग्रोव्स जो है वो मरते जा रहे हैं। अब देखो मैंग्रोव्स तो समझ गए। अब जो गाइडलाइंस इनके बारे में बात कर रहे थे मैंग्रोव्स इकोसिस्टम के रिस्टोरेशन को लेके, उनके बारे में समझते हैं कि और क्या है खबर, है ना। दिमाग अगर हट गया हो तो वापस ले आइए। देखिए गाइडलाइंस को करा गया है मेंबर स्टेट्स जो कि नैरोबी कन्वेंशन की हैं उनके द्वारा, और इसमें सपोर्ट मिला है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम,
और नैरोबी कन्वेंशन का, वेस्टर्न इंडियन ओशन मरीन साइंस एसोसिएशन का और साथ में वेस्टर्न इंडियन ओशन मैंग्रोव नेटवर्क का भी। अब बात आती है मैंग्रोव का स्टेटस क्या है इंडिया के अंदर। देखिए इंडिया के अंदर मैंग्रोव का कवर जो है वो करीब 0.15% है कंट्री के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। वही जगह अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल के पास सबसे ज़्यादा इंडिया के मैंग्रोव का कवर है, उसके बाद गुजरात के पास आता है और साथ में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में आता है। अब आप जानते हैं वेस्ट बंगाल में एक बहुत ही फेमस है सुंदरबंस। सुंदरबंस के मैंग्रोव जो कि वेस्ट बंगाल के हैं सबसे ज़्यादा बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं पूरे ही वर्ल्ड में, यह बात आपको पता थी। और गोदावरी कृष्णा के जो मैंग्रोव हैं उसके साथ बारातंग आइलैंड के मैंग्रोव जो आपको अंडमान एंड निकोबार के अंदर मिलेंगे और पिंचवरम मैंग्रोव जो कि आपको तमिलनाडु के अंदर मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंग्रोव्स की साइट है। आप जानते हैं इंडिया ने 40% अपने मैंग्रोव के एरिया को लूज कर दिया है पिछली सेंचुरी में, पिछले 100 सालों में। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर की वजह से, एक्वाकल्चर की वजह से, टूरिज्म की वजह से, कुछ अर्बन डेवलपमेंट की वजह से, कुछ ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। तो कुछ दिक्कतें हमने यहाँ पे करी और हमें बाद में झेलना पड़ रहा है। अब बात ये देख रहे हैं आप, ये देखिए इस तरह का आपको कुछ देखने को मिल जाएगा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का परसेंटेज, दमन एंड दीव का, पुडुचेरी का, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, है ना, मैंग्रोव कवर 2019 के हिसाब से आप देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल का सबसे हाईएस्ट शेयर है, उड़ीसा में भी है, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो ये मत सोचिएगा कि अरे ओके, अगर कोई ऑप्शन आए तो प्लीज़ इस चार्ट को गौर से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। यहाँ देखते हैं इनिशिएटिव्स मैंग्रोव्स को कंजर्व करने के लिए, इन मैंग्रोव के इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए क्या कदम उठाएगा, समझते हैं। सबसे पहली बात तो इंडिया ने ड्राफ्ट करी है नेशनल स्ट्रैटेजी और एक्शन प्लान को, ताकि यहाँ पे जो मैंग्रोव और कोस्टल इकोसिस्टम है इनमें थोड़ी दिक्कतें जो बढ़ रही हैं वो दिक्कतों को लेस सीवियर करा जाए, दिक्कतें थोड़ी कम करी जाए। अब देखिए कोस्टल रेगुलेशन जोन की नोटिफिकेशन जो कि इन्वायरमेंटल एक्ट 1986 के अंदर है, इसने ये बात डिक्लेयर करी कि जो कोस्टल है वो आपका स्ट्रेच करता है अप टू 500 मीटर फ्रॉम द हाई टाइड एज कोस्टल रेगुलेशन जोन। अब यहाँ पे समझो कहाँ तक रहेगा, जहाँ अप टू 500 मीटर फ्रॉम दी हाई टाइड, जहाँ से हाई टाइड है वहाँ से लेके 500 मीटर तक जो एरिया है ये यहाँ पे कोस्टल है। और ये जो है ये इसको क्या डिक्लेयर करा गया एज अ, किसके द्वारा, कोस्टल रेगुलेशन जोन के तौर पे डिक्लेयर करा गया है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हमें यहाँ पे सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है, प्रॉपर तरीके से कंजर्व करना है इन मैंग्रोव के फॉरेस्ट का। तो उसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिस्ट्रिक्शन भी लगाई है कि अब आप श्रिम्प की जो फार्मिंग है उसे और आगे नहीं बढ़ा सकते, एक्सपेंशन नहीं कर सकते। उसके साथ तीसरी बात ये भी इनिशिएटिव उठाया गया है कि मैंग्रोव फॉर फ्यूचर, MFF के नाम से, ये एक इंडियन इनिशिएटिव है जिसमें IUCN का कोऑपरेशन है, ताकि इन्वेस्टमेंट कोस्टल इकोसिस्टम में बढ़ाया जाए और इससे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसे और ज़्यादा किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट इनिशिएटिव है मैजिकल मैंग्रोव्स जॉइन द मूवमेंट के नाम से। ये पूरे देश में चलने वाला कैंपेन है जिसे लॉन्च करा गया है जल्द ही, जो कहता है कि भाई देखो मैंग्रोव को कंजर्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे, और लोगों से कहता है कि प्लीज़ आप भी इस कंजर्वेशन मूवमेंट में अपना साथ दीजिए। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पे एक इको डेवलपमेंट कमेटी को बनाया, साथ में वन संरक्षण समिति को बनाया, ताकि वो एक साथ मिल के इम्प्लीमेंटेशन करें प्रोजेक्ट्स का मैंग्रोव एरियाज में। साथ में देखिए महाराष्ट्र ऐसा पहला कोस्टल स्टेट बन गया जिसने स्टेट मैंग्रोव ट्री स्पीशी, जिसका नाम सोनर रेटिया था, सोनर रेटिया एल्बा या मैंग्रोव एप्पल कहते हैं, इसको यहाँ पे सिंबल के तौर पे बना दिया कि ये सिंबल के तौर पे है, ताकि कंजर्वेशन जो मैंग्रोव्स का है उसे और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे आपको दिख जाएगा, ये सब एरियाज हैं आपको जहाँ पे दिखेंगे मैंग्रोव्स वगैरह। अब बात आती है यहाँ पे आगे और बढ़ते हैं रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में।
तो सबसे पहली रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है नायरोबी कन्वेंशन के बारे में, जिनके बारे में हमने ऊपर बात भी करी है। देखिए, नायरोबी कन्वेंशन ये क्या है? ये पार्टनरशिप है कुछ सरकारों के बीच की, सिविल सोसाइटी के बीच की और प्राइवेट सेक्टर के बीच की, जो काम किस लिए कर रही है? काम कर रही है ताकि वेस्टर्न इंडियन ओशन का रीजन बढ़िया बनाया जा सके, वहाँ पे बढ़िया बढ़िया रिवर्स बहें, कोस्ट अच्छा हो और ओशंस भी बढ़िया चलें। ये फोर्स में आई थी 1996 में, और ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का जो रीजनल सीज प्रोग्राम है, ये उसका पार्ट है। कन्वेंशन क्या काम करता है? कन्वेंशन देखिए एक रीजनल लीगल फ्रेमवर्क देता है और साथ में फोरम है इंटर गवर्नमेंटल डिस्कशन का, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत अच्छे से समझा जाता है कि उस पर्टिकुलर रीजन की इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम क्या है ना, क्या ज़रूरत चाहिए, क्या किस तरह से सॉल्व करी जा सकती है, सब एड्रेस करता है। उस पर्टिकुलर रीजन में जहाँ की भी बात हो, वहाँ पे जो भी इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना। उसके लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ने यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स का ग्रुप इस्टेब्लिश करा है और टास्क फोर्सेस को इस्टेब्लिश करा है, जैसे कि मैंग्रोव नेटवर्क, कोरल रीफ टास्क फोर्स, मरीन टर्टल टास्क फोर्स, फोरम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब जिसे हम लोग फारी बोलते हैं वो, और लीगल और टेक्निकल वर्किंग ग्रुप, इन सबको बनाया गया है दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए। इंडिया की बात करें तो इस कन्वेंशन का, इंडिया नैरोबी कन्वेंशन का जो है वो पार्टी नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए, इतना ऊपर मत सोचिएगा। ऊपर अभी आपने जो मैंने आपको पढ़ाया था कि ये पार्टनरशिप गवर्नमेंट्स के बीच की है, सिविल सोसाइटी के बीच की है, प्राइवेट सेक्टर के बीच की है, जो काम कर रही है कि वेस्टर्न इंडियन ओशन का रीजन और ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो सके। तो देखो यहाँ पे वेस्टर्न इंडियन ओशन का रीजन बात हो रही है, इंडिया की बात नहीं हो रही है, इंडिया की वेस्ट कोस्ट की बात नहीं हो रही है, वेस्टर्न इंडियन ओशन के रीजन की बात हो रही है, रीजन की बात हो रही है, समझ गए? और इंडिया इसलिए इसका पार्टी नहीं, ये बात याद रखिएगा, है ना। ये मैं सोचिएगा पार्टी है, अरे वहाँ की बात हो रही है तो इंडियन ओशन की बात हो रही है तो इंडिया पार्टी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल इनिशिएटिव क्या उठाए गए हैं मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जरा आइए आपको बता दूं। तो सबसे पहला तो आता है कि मैंग्रोव्स को बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर, साथ में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर और यूनेस्को के ग्लोबल जियो पार्क के अंदर, सबके अंदर यहाँ पे मैंग्रोव्स को इंक्लूड करा गया है। इससे क्या होगा, इनके बारे में थोड़ी नॉलेज बढ़ेगी, मैनेजमेंट इनका, कंजर्वेशन मैंग्रोव के इकोसिस्टम का पूरे ही वर्ल्ड में, है ना, इस तरीके से जो है इम्प्रूव करेंगे। साथ में इंटरनेशनल ब्लू कार्बन इनिशिएटिव। तो ये ब्लू कार्बन इनिशिएटिव क्या है? ये एक साथ में मतलब कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल प्रोग्राम है जिसका मेन फोकस है क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना, उसको भैया लेस सीवियर बनाना, कैसे कंजर्व और रीस्टोर करके हमारा कोस्टल और मरीन इकोसिस्टम जो है। और तीसरा इनिशिएटिव है ग्लोबल मैंग्रोव वॉच, GMW का। क्या है ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पे प्रोवाइड करता है रिमोट सेंसिंग डेटा, टूल्स देता है कि किस तरीके से आप मैंग्रोव को मॉनिटर कर सकते हो। एक ये पूरा यूनिवर्सल एक्सेस देता है, मतलब आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा, है ना, कि कहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं मैंग्रोव में पूरे ही वर्ल्ड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है? ग्लोबल मैंग्रोव वॉच। नाम से ही पता चल रहा है कि पूरे वर्ल्ड के मैंग्रोव्स पे नज़र रखी जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक कहता है पीटलैंड्स के बारे में। क्या है ये, न्यूज़ में क्यों रहा, सबसे पहले समझिए। न्यूज़ में रहने की वजह ये है कि एक स्टडी हुई, उसके हिसाब से पीटलैंड्स जो है वो काफ़ी रिच हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनके अंदर बहुत सारे पोटेंशियल वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स वेक्टर्स रहते हैं, मतलब जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है और नहीं होती, दोनों की बात है, या कैरियर्स जो डिजीज़ के हैं वो इसके अंदर रहते हैं, है ना। समझ रहे हैं यहाँ पे भाई डिजीज़ जिनसे होता है वो सारे के सारे रहते हैं। अब देखिए नोन लोकेशन पीटलैंड्स की यहाँ यहाँ पे हैं, जहाँ पे ग्रीन वाला हिस्सा है ना, वहाँ पे। अब कुछ बात जान लेते हैं इस पीटलैंड्स के बारे में। देखिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर है प्लांट मटेरियल का, मतलब सीधा है कि जो प्लांट का मटेरियल है, अलग अलग मटेरियल का ये मिक्सचर है, जैसे मोआसिस का, ह्यूमस का, सबका मिक्सचर है। और ये इकट्ठा होता है एक वाटर सैचुरेटेड एरिया में, जहाँ पे पानी एक साथ इकट्ठा हो जाएगा ना, वहाँ पे इकट्ठा होता है। एंड ये इकलौता पार्शली डिकम्पोज रहता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं रहती। समझो, डिकम्पोज होता है ये, लेकिन पार्शली, आधा ही हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एब्सेंस होती है, ऑक्सीजन नहीं होती, और आप जानते हैं कि बैक्टीरिया वगैरह ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन ज़्यादा सही से करते हैं, ठीक है। देखिए पीटलैंड की बात करें तो ये 3% ग्लोबल लैंड सरफेस का कवर करते हैं, और ये लार्जेस्ट नेचुरल
टेरेस्ट्रियल कार्बन स्टोर हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे ये बहुत बड़े लेवल पे स्टोर करते हैं अपने अंदर। ये आपको परमाफ्रॉस्ट रीजन में मिलेंगे, पोल्स के पास अगर हम देखें हाई हाई एटीट्यूड पे, कोस्टल एरियाज में मिलेंगे, साथ में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के पास भी पड़ेंगे, और बोरियल मतलब टाइगा जो फॉरेस्ट होते हैं उनके पास भी ये मिलेंगे आपको। बात आती है इनकी इम्पोर्टेंस की, तो इम्पोर्टेंट तो होते हैं, क्यों? क्योंकि एक नेचुरल फायर ब्रेक का काम करते हैं दो सेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट के बीच में। मान लो यहाँ आग लगी है तो यहाँ से होके गुजरेगी तो भैया ये यहाँ पे रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन मान लीजिए डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, पानी वगैरह नहीं है, तब क्या होगा? तो इनके अंदर इतना ज़्यादा तो कार्बन भरा हुआ है, ये एक्सपोज होगा, और इससे जो है डिकम्पोजिशन बढ़ेगा, और इससे ये जो फायर ब्रेक्स करते थे ना, या फायर प्रोपोगेटर हो जाएंगे, फैला भी देंगे। खैर दूसरी बात ये है कि काफ़ी क्रिटिकल है हमारे जो पूरे वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी है उसे प्रिजर्व करने में। ये सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पानी आके लोग पी लेते हैं, जानवर वगैरह। इससे फ्लड रिस्क कम होता है, हेल्प करते हैं क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने में। तीस, तीसरा ये कि ये लार्जेस्ट नेचुरल टेरेस्ट्रियल कार्बन स्टोर है। मतलब अगर हम देखें तो डैमेज पीटलैंड जो होते हैं मेजर सोर्स हैं ग्रीन हाउस गैस के एमिशन का। एनुअली इनमें से 6% ग्लोबल के एंथ्रोपोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। अगर मान लीजिए ऐसा कोई पीटलैंड डैमेज हो जाए तो, अगर सही है तो कार्बन स्टोर करता है। आप जानते हैं ना कि पेड़ जैसे है, पेड़ कार्बन स्टोर करता है। ठीक है, अब मान लीजिए पेड़ को काट दो तो ये कार्बन कहाँ जाएगी? हवा में जाएगी, वातावरण में जाएगी। सेम ये है, अगर डैमेज पिटलैंड है तो यही बहुत बड़ा सोर्स है ग्रीन हाउस गैस के एमिशन का। हर साल करीब 6% ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक जो CO2 है वो इनमें से निकलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में। जानते हैं न्यूज़ में क्यों रहा? देखिए रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से जैसे जैसे 2020 आया तो सिर्फ मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ 7.66% रहे ऑफ द ओशन अक्रॉस द ग्लोब। जो जो टारगेट सेट किया गया था यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 के अंदर, उससे कम है। अब जानते हैं मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज क्या है। देखिए ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट जगहें होती हैं ओशन के अंदर जहाँ पे ह्यूमन की एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्ट होती हैं, मतलब रिस्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, कह सकते हो आप, स्ट्रिक्टली रेगुलेट करी जाती है, बहुत ध्यान से इनको देखा जाता है दैन सराउंडिंग वाटर। जैसे मान लो कि ये एक एरिया है, यहाँ पे अगर कोई ह्यूमन एक्टिविटी हो रही होगी तो उसको बहुत ध्यान से रेगुलेट करेंगे, बहुत ही स्ट्रिक्टली रेगुलेट करेंगे आसपास के पानी के कंपैरिजन में। ठीक है, समझ गए? अगर मान लीजिए सेम ऐसे ही कहीं और पानी है या कहीं और पार्क है, सिमिलर टू पार्क ऑन लैंड कुछ और है, तो उसको इतना भले तवज्जो ना दे, लेकिन इस एरिया को जो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं उनमें ह्यूमन की एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली रेगुलेट करी जाती है। ये ऐसी जगहें होती हैं जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है नेचुरल या हिस्टोरिक मरीन रिसोर्सेज के लिए बाय लोकल या फिर स्टेट या फिर टेरिटोरियल या फिर नेटिव या फिर रीजनल या फिर नेशनल अथॉरिटीज़ के द्वारा। अभी की बात करें तो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मतलब लार्जेस्ट जो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है ये रॉस सी रीजन जो कि अंटार्कटिका के पास है, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए ज़्यादातर जो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं वो आपको नेशनल वाटर्स में देखने को मिलेंगे, जहाँ पे काफ़ी इजी होता है इनको इम्प्लीमेंट करना या मैनेज करना, इनका प्रोटेक्शन है ना, किसी सिंगल कंट्री की प्रोविजंस के अंडर। तो ये ज़्यादा सही होता है कि नेशनल वाटर्स में मिल जाएंगे तो भाई एक कंट्री इनको मैनेज वगैरह कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जो ज़्यादा दूर दराज के एरिया होते हैं हाई सीज के, वहाँ सिर्फ 1.18% जो है मरीन इकोसिस्टम का उसे प्रोटेक्ट करते हैं। 66% वर्ल्ड के जो ओशंस हैं वो हाई सीज में यहाँ पे जो है वो देखने को मिलते हैं, जो कि नेशनल जुडिशन के बाहर आते हैं किसी भी कंट्री के और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के, और ये सब रेगुलेट करे जाते हैं बाय अंडर 1982 के यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी UNCLOS के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक कहता है ब्लू फ्लैग के बारे में। जानते हैं न्यूज़ में क्यों रहा? देखिए रिसेंटली हुआ क्या कि कसर कोद उसके साथ पदू बिद्री
बीचेस जो हैं कर्नाटका के, इनको ब्लू फ्लैग का टैग दे दिया गया। किसने दिया है? एक इंटरनेशनल एजेंसी है, नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, डेनमार्क के अंदर। अब जानते हैं न्यूज़ के बारे में कुछ बात। देखो यहाँ पे दो बीच, जिनका एक का नाम है यहाँ पे कजरकोट बीच और दूसरा का नाम है पदुबिद्री बीच, ये सब कर्नाटका में देखने को मिलते हैं। ये among the 8 in the country हैं that have backed the convicted eco global blue flag from FEE। देखिए 8 ऐसे बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग का स्टेटस मिला है। किसने दिया है? फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन ने। और इनमें से अभी वाले जो दो हैं, दो का नाम क्या है? एक तो आपका ये देखिए पदुबिद्री और ये दूसरा देखिए कजरकोट, ठीक है, कर्नाटका के अंदर। अब देखिए दोनों ही जो बीचेस हैं, ये यहाँ पे इनके अंदर जो है वो ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे हैं, उसके साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स लगे हैं, डिसेबल्ड फ्रेंडली इक्विपमेंट हैं ताकि जो है इन्हें इनेबल करें टू इंटर सी वाटर। उसके साथ यहाँ पे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बेथिंग फैसिलिटी, डिसेबल्ड फ्रेंडली एंड जनरल टॉयलेट्स, सोलर पावर प्लांट, सोलर लाइटनिंग, ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ हमने बात की। और अब देखिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की पहले बात कर ली जाए। ये जो ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन है ना, ये सिर्फ उन्हीं बीचेस को या मेरीना को या सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर को मिलता है जो इको लेवल पे काम करते हैं। मतलब ये समझ रहे हो, अच्छा काम कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं। और सर्टिफिकेशन को हर साल दिया जाता है एक डेनमार्क बेस्ड जो नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, जिसका नाम क्या मैंने बताया आपको, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, FEE। ये क्या करती गया है? ये यहाँ पे कुछ इन्वायरमेंटल एजुकेशन सेफ्टी रिलेटेड जो है कुछ सेट करती है स्ट्रिंजेंट को, और एक्सेस रिलेटेड क्राइटेरिया को एक क्राइटेरिया बनाती है। और उस क्राइटेरिया को जो भी एप्लीकेंट है, जो भी अपनी एप्लीकेशन डाल रहा है ब्लू फ्लैग स्टेटस के लिए, तो उस क्राइटेरिया को उसको मीट करना पड़ेगा। अब देखिए जो ब्लू फ्लैग बीच है, ये एक इको टूरिज्म मॉडल पे होता है। जो टूरिस्ट को एक साफ सुथरे और एक अच्छे खासे हाइजीनिक साफ सुथरे बेथिंग वाटर प्रोवाइड करता है, फैसिलिटीज देता है, एमिनिटीज देता है, सेफ और हेल्दी इन्वायरमेंट होता है, यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है इस एरिया का। और सर्टिफिकेशन को मैंने बताया अवार्ड करा जाता है FEE बेस्ड ऑन 33 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया इन 4 मेजर हेड्स। 4 मेजर हेड है, उसके अंदर कुछ 33 क्राइटेरिया हैं, वो पूरे मैच करोगे तो तुम सर्टिफिकेट पा जाओगे। अब 4 मेजर हेड कौन से हैं ये समझ लेते हैं। पहला है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन, दूसरा है बेदिंग वाटर क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, तीसरा है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन बढ़िया हो, और चौथा सेफ्टी और सर्विसेज जो कि बीचेस की हैं वो बढ़िया हो। देखिए इंडिया ने भी अपना खुद का इको लेबल बीम्स को लॉन्च किया था, BEAMS बीम्स को लॉन्च किया था, बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विस को। अपने ICZM जो इनका प्रोजेक्ट था उसके अंदर, ICZM प्रोजेक्ट क्या था? इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, ये जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर इन्होंने लॉन्च किया था, ताकि यहाँ पे पोल्यूशन वगैरह हटाएं जो कोस्टल वाटर्स से होता है, प्रमोट करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट बीच की फैसिलिटीज़ का, और प्रोटेक्ट और कंजर्व करें कोस्टल इकोसिस्टम्स को और नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह को। तो ये हमने कुछ बात करी। यहाँ पे बीच से देख लीजिए, बीच हमारे इंडिया के जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है उनमें से एक आता है शिवराजपुर बीच गुजरात के अंदर, उसके बाद घोघाला बीच दीव में है, बाकी इन दोनों की तो हमने बात करी। और फिर है ये कप्पड़ बीच केरला के अंदर, उसके साथ गोल्डन बीच उड़ीसा के अंदर है, ऋषि कोंडा बीच आंध्र प्रदेश के अंदर है, और राधानगर बीच है अंडमान एंड निकोबार में। तो यहाँ पे होता है हमारा ये पूरा डिस्कशन ओवर और ये पार्ट कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ IAS, and if you want to follow me on any other social media platform, link is in the description. Along with this, if you want to join my membership, just press the join button and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.